फ्रेंड्स, माझं नाव माय नेम इज तेजस्विनी कदम और आज का मेरा टॉपिक एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम है। तो मैं आज आपको एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के बारे में कुछ बताने वाली हूँ। तो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में हम पहले सेल देखेंगे। तो व्हाट इज सेल? कोई मुझे बता सकता है यहाँ सेल क्या होता है? सेल की डेफिनेशन। सेल सेल इज अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। तो सेल में बहुत सारे ऑर्गेनल्स होते हैं, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी एपेरेटस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वैक्यूल्स, लाइसोसोम्स, क्लोरोप्लास्ट। तो ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनल्स होते हैं। तो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम सेल ऑर्गेनल्स से ही बनी होती है, पर उसमें सब ऑर्गेनल्स इंक्लूड नहीं होते। तो 4 मेन ऑर्गेनल्स होते हैं जो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में इंक्लूड होते हैं। तो उनके नाम कोई मुझे बता सकता है? तो मैं ही बता देती हूँ। तो फर्स्ट है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सेकंड है गोल्गी एपेरेटस, थर्ड है लाइसोसोम्स और फोर्थ है वैक्यूल्स। तो ये 4 सेल ऑर्गेनल्स होते हैं जो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में इंक्लूड होते हैं। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को मैं ईआर बोलूंगी, तो ये सबको कंफर्टेबल होगा ना? तो अब मैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को ईआर ही बोलूंगी। तो हम पहले एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का स्ट्रक्चर थ्रू आउटली देखेंगे। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है वो हमारे न्यूक्लियस के आउटर मेम्ब्रेन से सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है तो उस तक एक्सटेंड होता है। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो हमारा इंटरसेलुलर स्पेस होता है, इंटरसेलुलर स्पेस मतलब सेल के अंदर का जो स्पेस होता है उसको मेनली 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है। एक ल्यूमिनल, ल्यूमिनल मतलब जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर का जो पार्ट है उसे ल्यूमिनल कहते हैं, और बाहर का जो पार्ट है उसे एक्स्ट्रा ल्यूमिनल कहते हैं। तो मैं यहाँ एक बार उसकी स्ट्रक्चर निकाल देती हूँ तो फिर समझ आना। तो ये जो अंदर का पार्ट है उसको ल्यूमिनल कहते हैं, और ये जो बाहर का पार्ट है उसको एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा ल्यूमिनल कहते हैं। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है उसके 3 स्ट्रक्चर्स देखे जाते हैं। पहला स्ट्रक्चर होता है उसे सिस्टर ने कहते हैं, दूसरा स्ट्रक्चर होता है उसे ट्यूब्यूल्स कहते हैं, और तीसरे को वेसिकल्स कहते हैं। तो सिस्टर ने जो आपको यहाँ दिख रहे हैं पैरेलल स्ट्रक्चर, स्टैक लाइक स्ट्रक्चर, उसे सिस्टर ने कहते हैं। ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स वो होते हैं जो ट्यूब लाइक होते हैं, मतलब हमारे जो पेन है जैसे कि कोई भी ट्यूब्स, तो उसके जैसे वो स्ट्रक्चर होते हैं। और वेसिकल्स जो होते हैं वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का ये जो मेन पार्ट है उससे कनेक्टेड नहीं होते, बट वो आइसोलेटेड होते हैं, मतलब अलग अलग एक एक हिस्सा होता है। तो ये सैक लाइक होते हैं, मतलब उसका सैक जैसे हमारी बैग होती है कोई भी, तो वैसे होता है, पर ये मेम्ब्रेन बाउंड होता है। तो अब हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन देखेंगे। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मेनली 2 टाइप्स में डिवाइड किया जाता है, और कोई मुझे बता सकता है वो 2 टाइप्स क्या है? हाँ, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो उसको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसलिए कहते हैं क्योंकि उस पे राइबोसोम्स अटैच होते हैं, तो वो उसका सरफेस जो है वो बिल्कुल रफ दिखता है, इसीलिए उसे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। और जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है उस पे राइबोसोम्स अटैच नहीं होते। तो यहाँ जो राइबोसोम्स होते हैं वो जो होते हैं वो अटैच होते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे, वो पर ऐसा नहीं होता कि वो परमानेंटली अटैच होते हैं, मतलब एक राइबोसोम आया और अटैच हो गया, ऐसा नहीं होता। वो अटैच हो भी सकते हैं और फिर बाद में साइटोप्लाज्म में भी जा सकते हैं, मतलब ये परमानेंटली एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे अटैच नहीं होते। तो फंक्शंस देखेंगे अब हम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मेन फंक्शन ये है कि यहाँ जो न्यूक्लियर पोर्स दिखाई दे रहे हैं, इस न्यूक्लियर पोर में से जो एमआरएनए यहाँ आएगा, उस एमआरएनए का वो प्रोटीन में कन्वर्ट कर देते।
तो एमआरएनए को प्रोटीन्स में कन्वर्ट कर देते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे जो राइबोसोम्स होते हैं वो। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का एक मेन फंक्शन है कि प्रोटीन सिंथेसाइज करना। और अब हम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन देखेंगे। तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का एक पहला फंक्शन है कि वो लिपिड्स फॉर्म करता है। लिपिड्स फॉर्म करने में वो लिपिड्स फॉर्म करता है और हार्मोन्स, स्टेरॉइडल हार्मोन्स, एनिमल सेल्स में स्टेरॉइडल हार्मोन्स और लिपिड्स, कोलेस्ट्रॉल जैसे लिपिड्स को वो फॉर्म करता है। तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक का ये एक फंक्शन है। दूसरा फंक्शन ये है कि वो लिवर सेल्स में डिटॉक्सिफिकेशन का काम करता है। मतलब जो भी हम ड्रग्स जाते हैं हमारे बॉडी के अंदर, ड्रग्स जाते हैं, जो पॉइजनस फूड जाता है, तो उसको डिटॉक्सिफाइंग करने का काम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करते हैं लिवर सेल्स में। और मसल सेल्स में जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वो जो कैल्शियम लेवल्स होते हैं हमारे मसल्स में उसे रेगुलेट करने का काम करते हैं। मतलब जो कैल्शियम लगता है हमारी हमने लोकोमोशन एंड मूवमेंट चैप्टर में देखा कि कैल्शियम हमारे मूवमेंट के लिए बहुत जरूरी है। तो उसका जो कैल्शियम लेवल्स होते हैं उसे मेंटेन करने में स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमारी मदद करता है। तो ये 3 फंक्शन है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के। तो अब यहाँ हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम खत्म होता है। तो अब हम गोल्गी apparatus देखें। गोल्गी बॉडीज को गोल्गी apparatus भी कहते हैं। तो गोल्गी बॉडीज का जो डिस्कवरी है वो कैमिलियो गैल्गी ने की थी 1898 में। तो वो डिस्कवरी, वो एक इटालियन साइंटिस्ट है, तो वो डिस्कवरी इटली में हुई थी। तो गोल्गी बॉडीज का भी स्ट्रक्चर एक बार ड्रॉ कर देती हूँ। तो ये गोल्गी apparatus और गोल्गी बॉडीज कुछ ऐसे दिखते हैं। तो ये जो स्ट्रक्चर्स है, फ्लैटन स्ट्रक्चर्स, उन्हें भी सिस्टर नहीं कहते हैं। तो इन स्ट्रक्चर्स में जो प्रोटीन और ये जो गोल्गी बॉडीज है वो बहुत ही क्लोज होते हैं। मतलब हमारे सेल में इनकी जगह एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से ये बहुत ही क्लोजली रिलेशनशिप में होते हैं। क्योंकि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो प्रोटीन सिंथेसाइज हो रहे हैं वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से हमारे गोल्गी बॉडीज में आते हैं और वहां उनका पैकेजिंग किया जाता है। तो यहाँ चॉकलेट सभी ने खाई होगी, कोई ऐसा है जिसने चॉकलेट नहीं खाई? शायद कोई नहीं, क्योंकि चॉकलेट तो सभी ने खाई होती है। तो चॉकलेट रैपर्स में आती है, अलग अलग, खुली नहीं आती। तो वैसे प्रोटीन्स को भी पैक करते हैं। तो प्रोटीन्स को पैक करने का काम गोल्गी बॉडीज का होता है। तो गोल्गी बॉडीज प्रोटीन्स को पैक कर देते हैं और मॉडिफाइड भी करते हैं। जो प्रोटीन्स कुछ मॉडिफाइड, जिसमें कुछ कमी बाकी हो, तो उन्हें मॉडिफिकेशन का काम हमारे गोल्गी बॉडीज कर देते हैं। तो गोल्गी बॉडीज का ये काम है कि ग्लाइकोलिपिड्स और ग्लाइकोप्रोटीन्स जो है वो गोल्गी बॉडीज में बनते हैं और स्टोर होते हैं। तो ये सेकंड फंक्शन है गोल्गी बॉडीज का। और गोल्गी बॉडीज का और इन दोनों का एक मतलब मिलकर जो एक काम करते हैं उसे कहते हैं मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस में ये दोनों ऑर्गन काम करते हैं, इसलिए मैंने इसमें नहीं बताया, मैं एक साथ बताऊंगी मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। तो इसमें जो प्रोटीन्स, लिपिड्स फॉर्म हुए हैं और यहाँ उसे मॉडिफिकेशन करके मेम्ब्रेन्स तैयार किए जाते हैं। तो हमारे सेल में बहुत सारे मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सभी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स है। तो इनका मेम्ब्रेन कहाँ से आता होगा? सेल मेम्ब्रेन भी कहाँ से आता होगा? तो ये जो मेम्ब्रेन है वो गोल्गी बॉडीज और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मिलकर बनाते हैं। तो इस प्रोसेस को मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस कहते हैं। तो ये भी एक फंक्शन है इन दोनों का, पर ये मिलकर फंक्शन है। तो ये एक मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस फंक्शन है। और ये इसका जो इस पार्ट है उसे क्या कहते हैं, ये पार्ट इसको फेस कर रहा होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को। तो इसे हम सिस कहते हैं, कॉन्वेक्स सिस। और फॉर्मिंग फेस क्योंकि फॉर्मिंग फेस इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ से जो प्रोटीन वेसिकल में पैक होकर यहाँ आते हैं वो गोल्गी बॉडीज में इस कॉन्वेक्स सिस से एंटर करते हैं, इसलिए इसे फॉर्मिंग बॉडी कहते हैं। और ये जो पार्ट है उससे ये बाहर निकलते हैं और पूरी तरह से तैयार होके। तो जब हम बहुत बड़े हो जाते हैं तो हमें मैच्योर कहते हैं, इसीलिए इसे मैच्योर फेस कहते हैं। मैच्योर फेस या ट्रांस कॉनकेव फेस, ऐसा उसे कहते हैं। तो यहाँ से निकलते हैं। तो ये काम है। अब हम गोल्गी apparatus भी हमने देख लिया। अब हम लाइसोसोम्स देखेंगे।
और हाँ, मैं एक बात बताना भूल गई गोल्गी बॉडीज के बारे में। गोल्गी बॉडीज जब प्लांट्स एनिमल सेल में प्रेजेंट होते हैं तो उन्हें गोल्गी बॉडीज कहते हैं, और जब एनिमल सेल्स में होते हैं तब उन्हें गोल्गी बॉडीज ही कहते हैं, और जब गोल्गी बॉडीज प्लांट सेल में प्रेजेंट होते हैं तो उन्हें डिक्टियोसोम्स कहते हैं। तो उनका नाम वहां बदल जाता है, तो ये जो काम करते हैं उन्हें प्लांट सेल में डिक्टियोसोम्स कहते हैं। तो अब हम लाइसोसोम्स पे आते हैं। तो ये जो लाइसोसोम्स है वो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स होते हैं, वेसिकल्स से वैक्यूल से छोटे होते हैं, और ये मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं, और इनमें बहुत सारे हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं जो डाइजेशन में मदद करते हैं बहुत सारे फूड मॉलिक्यूल्स के। तो बहुत सारे हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, उसमें से कुछ है लिप्सेज, कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीज। तो ये लाइसोसोम्स होते हैं। तो ये लाइसोसोम्स बनते कहाँ से है? सेल में भी इनका प्रोडक्शन कहाँ होता है? किसी को पता है? तो लाइसोसोम्स का प्रोडक्शन गोल्गी बॉडीज ही करते हैं। जब ये जो वेसिकल्स है गोल्गी बॉडीज का जो मेम्ब्रेन है, यहाँ पे मैंने कहा था कि गोल्गी बॉडीज सिक्रीशन भी करते हैं, तो जो एंजाइम्स होते हैं वहाँ प्रेजेंट होते हैं, यहाँ तैयार होते हैं, और मेम्ब्रेन में पैक करके लाइसोसोम्स बनते हैं। तो लाइसोसोम्स के भी बहुत सारे टाइप्स है, तो मैं आज लाइसोसोम्स के 4 टाइप्स बताऊंगी। तो पहला है प्राइमरी लाइसोसोम्स, दूसरा है सेकेंडरी लाइसोसोम्स। और सेकेंडरी लाइसोसोम्स को ही दूसरा नाम है, तो कोई बता सकता है वो दूसरा नाम क्या है? नहीं, तो सेकेंडरी लाइसोसोम्स को ही डाइजेस्टिव लाइसोसोम्स भी कहते हैं। थर्ड जो लाइसोसोम्स होते हैं उसे रेसिड्यूअल बॉडीज कहते हैं। और फोर्थ को एटोफेगोसोम्स कहते हैं। तो हम अब इनमें से एक एक का फंक्शन देखेंगे। तो प्राइमरी लाइसोसोम्स होते हैं वो न्यूली फॉर्म्ड लाइसोसोम्स होते हैं, और उनमें से जो हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं प्राइमरी लाइसोसोम में वो एक्टिव नहीं होते, वो इनएक्टिव होते हैं, तो इनका ज्यादा कुछ काम नहीं। सेकेंडरी लाइसोसोम्स जो होते हैं सेकेंडरी लाइसोसोम्स होते हैं उनमें डाइजेशन होता है, और इनडाइजेस्टेड फूड उनमें स्टोर होता है, तो उसे सेकेंडरी लाइसोसोम्स कहते हैं। और रेसिडुअल बॉडीज जो होते हैं उनका काम हम बाद में देखेंगे प्रोसेस में, और ऑटोफैगोसोम्स का भी देखेंगे। तो अब हम लाइसोसोम्स के बाद लाइसोसोम्स 2 प्रोसेसेस करता है, एक एंडोसाइटोसिस और एक एक्सोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस। तो एंडोसाइटोसिस में क्या होता है कि जब बहुत बड़ा फूड मॉलिक्यूल हमारे सेल के बाहर आ जाता है, तो उस वो सेल मेम्ब्रेन से पास नहीं हो सकता, पर उसे सेल के अंदर तो आना होता है। तो वह कैसे आता है कि जो हमारा ये सेल होता है ऐसा, तो यहाँ मॉलिक्यूल आ गया, तो उसे सेल के अंदर जाना हो तो सेल यहाँ एक वैक्यूल फॉर्म तैयार करता है और इसके अंदर उस मॉलिक्यूल को ले जाता है, तो वो बाद में ऐसा दिखने लगता है, और हमारा ये फूड पार्टिकल, तो ऐसे वो सेल के अंदर आ जाता है। और यहाँ जो हमारे लाइसोसोम्स होते हैं उस वैक्यूल को अटैच हो जाते हैं और ऑटोफैगोसोम्स बना लेते हैं। तो ये जो बॉडी होती है जब इसको ये जो हमारा वैक्यूल होता है उसके साथ जब लाइसोसोम अटैच हो जाता है तो उसे ऑटोफैगोसोम कहते हैं। तो अब वो फूड पार्टिकल सेल के अंदर तो आ गया और लाइसोसोम्स के कांटेक्ट में भी आ गया, तो अब उसमें जो उस वैक्यूल्स होते हैं उसमें लाइसोसोम के हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स जो है वो डाले जाते हैं। तो हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स डालने के बाद जो फूड मॉलिक्यूल है वो सिंपलर मॉलिक्यूल में ब्रेक डाउन हो जाता है, और जो यूजफुल सब्सटेंसेस उसमें से तैयार होते हैं वो साइटोप्लाज्म के थ्रू सेल में जहां भी भेजे जाने होते वहां भेजे जाते हैं। पर अब जो इनडाइजेस्टेड वेस्ट मटेरियल बच जाता है, तो वो वेस्ट मटेरियल जो बच जाता है तो अब उस बॉडी को जब हमारे सिंपल मटेरियल
सिंपल फूड पार्टिकल्स सेल में अंदर जा चुके हैं और सिर्फ इनडाइजेस्टेड फूड और वेस्ट बचा हुआ है, तो उसे हम रेसिडुअल बॉडीज कहते हैं। तो रेसिडुअल बॉडीज फिर बाद में वापस से सेल मेम्ब्रेन की तरफ जाती है और उस सारे इनडाइजेस्टेड फूड को सेल से बाहर फेंक देती है। तो जब मैंने बताया था कि स्टार्टिंग में वैक्यूल तैयार करता है और फूड मॉलिक्यूल अंदर रहता है, तो उस प्रोसेस को एंडोसाइटोसिस बोलते हैं। तो एंडोसाइटोसिस क्यों, एंडो मतलब बात, तो इसीलिए एंडोसाइटोसिस। और एक्सो, अब जब ये बाहर रेसिडुअल बॉडीज जब ये बाहर फेंकेंगी उस फूड मटेरियल को, उसे एक्सोसाइटोसिस कहते हैं। एक्सो मींस आउट, ये तो आपको पता ही होगा, एक्सो मींस आउट, इसलिए एक्सोसाइटोसिस। तो ये दो प्रोसेसेस हो गई। अब आपको लाइसोसोम्स, रेसिडुअल बॉडीज भी पता चल गई और ऑटोफेजोसोम्स भी पता चल गए। तो किसी को कोई डाउट है यहाँ तक? नहीं। तो अब हम आगे बढ़ेंगे और अब हमारा फाइनल पार्ट आ गया है वैक्यूल्स। अब वैक्यूल्स जो होते हैं वो भी मैं वैक्यूल्स के भी तीन अलग अलग फॉर्म्स होते हैं। तो उसमें से पहला होता है सैप वैक्यूल। तो मुझे यहाँ कोई बता सकता है सैप वैक्यूल मेनली किस में प्रेजेंट होता है, किस सेल्स में प्रेजेंट होता है, एनिमल सेल या फिर प्लांट सेल? हाँ, प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है सैप वैक्यूल। और दूसरा है कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल्स। ये ओमीबा और पैरासाइटिक जो प्रोटिस्ट अलग अलग उनमें प्रेजेंट होता है। और तीसरा है फूड वैक्यूल। तो वैक्यूल्स का जो आउटर मेम्ब्रेन है उसे टोनोप्लास्ट कहते हैं। और एकदम आउटर वैक्यूल्स का जो मेम्ब्रेन होता है उसे टोनो तो टोनोप्लास्ट का बहुत ही सिग्निफिकेंट काम होता है वैक्यूल्स में। तो जब कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट यहाँ ज्यादा होता है और बाहर कम होता है, तो अगेंस्ट कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट जब आयंस को जाना होता है तो तब टोनोप्लास्ट उसमें मदद करता है। तो कॉन्सेंट्रेशन जब इसीलिए उसमें बहुत सारे फूड सैप वैक्यूल जो होता है उसमें अलग अलग तरह तरह के साल्ट, शुगर, जो भी हमारा फूड है स्टोर होता है, इसीलिए उसे सैप वैक्यूल कहते हैं। और जब हमें कोई भी आयन या फिर कोई भी पार्टिकल अगेंस्ट द ग्रेडियंट ले जाना हो, तब टोनोप्लास्ट उसमें मदद करता है। तो सैप वैक्यूल का तो हमने देख ही लिया, उसमें साल्ट, शुगर्स प्रेजेंट होते हैं। अब दूसरा है कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल्स। तो कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल्स का मेन काम ऑस्मो रेगुलेशन में मदद करना होता है। ऑस्मो रेगुलेशन में मदद करना होता है। तो इसका ये काम कैसे करता है, तो ये वैक्यूल है। और एक्सक्रीशन में भी इसका बहुत बड़ा पार्ट होता है। तो एक्सक्रीशन में ये मदद कैसे करता है, तो अगर बहुत यहाँ लिक्विड हो गया, इनडाइजेस्टेड मटेरियल हो गया है, तो ये इसके अंदर आ जाता है वैक्यूल के, और ये वैक्यूल मेम्ब्रेन तक जाके फट जाता है और वो सारा जो इनडाइजेस्टेड मटेरियल है वो बाहर आ जाता है। तो ऐसे उस कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल का काम होता है। और आखिर में फूड वैक्यूल बचा है। तो फूड वैक्यूल में मेनली इनडाइजेस्टेड मटेरियल प्रेजेंट होते हैं जो सेल के किसी काम के नहीं, तो वो बाहर जाके उसको एक्सप्लोर कर देते हैं। तो ये तीन वैक्यूल के काम होते हैं। तो अब ये सब टॉपिक खत्म हो गए। तो किसी का कोई क्वेश्चन है और कोई डाउट? क्योंकि उनमें डाइजेशन जो प्रोसेस है वो एक्ट होती है, मतलब जो भी फूड पार्टिकल्स होते हैं अलग अलग उसमें डाइजेस्ट होते हैं, इसीलिए उसे डाइजेस्टिव लाइसोसोम्स भी कहा जाता है। इनएक्टिव्ह कशामुळे असतात? एनिमल्स में और प्लांट्स में, दोनों में भी होता है, क्योंकि प्राइमरी लाइसोसोम्स होता है न्यूली फॉर्म होता है, और उसके जो एंजाइम्स होते हैं प्राइमरी लाइसोसोम्स में, वो लाइसोसोम्स के सभी एंजाइम हाई एसिडिक पीएच में एक्टिव होते हैं, तो उसमें वो एक्टिव नहीं होते, इसलिए दोनों में भी प्राइमरी लाइसोसोम्स इनएक्टिव ही होता है। प्राइमरी लाइसोसोम्स एक्टिव ही नहीं होते, वो इनएक्टिव ही होते हैं।
जब वो सेकेंडरी या फिर उसके फॉर्म भी बदल सकते हैं ना लाइसोसोम्स के, तो तब वो एक्टिव हो जाते हैं। हाँ, 4 लिख। हाँ, तो जो माइटोकॉन्ड्रिया और बाकी के जो ऑर्गेनल्स होते हैं वो इनका जो वर्क है, तो हमने अभी देखा कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में प्रोटीन तैयार होते हैं, फिर गोल्गी बॉडीज में वो जाके मॉडिफाइड होते हैं, उससे लाइसोसोम्स बनते हैं, तो ऐसा उनका कोऑर्डिनेट वर्क है। तो हमारी आंख देखती है, हर हाथ उसके हिसाब से काम करता है, जैसे कि ये कोऑर्डिनेशन है। तो पर वो जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसका वर्क इन्हीं में से भी कोऑर्डिनेट नहीं है, मतलब लाइसोसोम्स से, वैक्यूल से या गोल्गी बॉडीज और ये ऐसे किसी और का कोऑर्डिनेशन नहीं है। मतलब माइटोकॉन्ड्रिया का जो वर्क है वो बहुत बहुत ही डिस्टिंक्ट है, इनके साथ उसका कोई कोऑर्डिनेशन नहीं होता, इसीलिए एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में ये सिर्फ 4 ऑर्गेनल्स ही आते हैं, बाकी के ऑर्गेनल्स नहीं आते।